आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण। इससे पहले हमने राजस्थान के विभिन्न जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में संपूर्ण अध्ययन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के ज़रूर देख लें। इसके अलावा भी आपके लिए अगर आप टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो टेस्ट से संबंधित काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो टेस्ट का शेड्यूल क्या रहेगा उसको भी मैं टाइम टेबल बना कर के आपको सेंड कर दूंगा। तो इसके लिए जो कम्युनिटी टैब है उसको आप देखते रहें। और अगर जो पिछले साल के काफ़ी सारे टेस्ट पेपर मैंने लिए हैं उनके देखना है तो अभी आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से अलग अलग बने हुए प्लेलिस्ट उसमें देख लीजिए। और कुछ जैसे मेवाड़ के इतिहास है और जैसे रावचंद्र सेन आदि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण वीडियो है अलग से, तो उन्हें भी अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के अलग से आप देख सकते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अब करते हैं इसको प्रारंभ। तो देखो 21 सितंबर 1857 को मुग़ल बादशाह बहादुर शाह और उनकी बेगम जीनत महल और उनके पुत्रों को बंदी बना करके क्या कर दिया, रंगून भेज दिया। यानी जो क्रांति है, विप्लव की सबसे पहले जो समाप्ति होती है वो समाप्ति कहाँ से होती है, दिल्ली से होती है। यानी दिल्ली के अंदर 21 सितंबर 1857 को इस विद्रोह की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है, जब हुमायूं के मकबरे से मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिया जाता है ना। उसके पुत्र आदि को उनकी गोली मार कर दी जाती है और बाकी जो बच्चे थे हुमायूं और उनके पुत्र वगैरह थे उनको यहाँ से क्या किया, उनकी पत्नी के साथ में रंगून भेज दिया गया था, यानी निर्वाचित कर दिया भारत से। तो इसके बाद जो पूरे भारत के अंदर कई वैसे क्रांति विशेष बाकी शहरों पर जो ठहर चुकी थी, नाना साहब और जो बेगम हजरत महल थे वो भी नेपाल पलायन कर गए थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्या की थी, मारी गई थी। और बाकी जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण विद्रोह के सारे केंद्र अब एक तरफ से क्या हो चुके थे, शांत हो चुके थे। लेकिन राजस्थान के अंदर इस समय जो क्रांति का नेतृत्व कर रहा था तात्या टोपे, तो इसके बाद काफ़ी समय तक तात्या टोपे क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। जबकि 1858 के मध्य में जो क्रांति, वो भारत के अंदर क्रांति की जो गति क्या हो चुकी थी, काफ़ी धीमी हो चुकी थी। भारत में क्या कहें, इस समय राजस्थान के अंदर भी क्रांति की गति काफ़ी धीमी हो गई थी। हालांकि राजस्थान के जो 6 सैनिक छावनियों में से 4 में विद्रोह हुआ, कोटा आदि जगह जहाँ पर लोग जनता ने भी क्या किया, क्रांति की हुआ के अंदर क्रांति हुई। फिर भी राजस्थान के अंदर ये बीच का समय था जब क्रांति का समय क्या हो चुका था, धीमी पड़ चुकी थी। एक बंदा था जो था तात्या टोपे, वो इस समय राजस्थान के अंदर अपने समर्थन की आस में आया हुआ था, क्रांति की अलग को अभी जगाए हुए था। लेकिन जैसे ही इसकी गिरफ्तारी हुई, इसकी गिरफ्तारी के साथ भारतीयों का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी तात्या टोपे को गिरफ्तार करके इसको क्या लगा दिया, फांसी पर लटका दिया। और इसी के साथ जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम की तारीख भी समाप्त हो जाती है। अब देखो ये तो वो कारण थे, इसके अलावा हम देखते हैं कि काफ़ी सारे और भी कारण थे जिनके कारण, देखो हमने राष्ट्रीय स्तर पर देखा तो विद्रोह काफ़ी जगह हुआ था। हम उत्तर भारत, तो संपूर्ण उत्तर और मध्य भारत में तो देख लेते हैं हम, संपूर्ण तरीके से विद्रोह की शुरुआत होती है, चाहे वो मध्य भारत के कानपुर से अवध, झांसी वगैरह हम लगा कर काफ़ी बड़े इलाके में आरा बिहार तक ये सारा विद्रोह होता है। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर भी विद्रोह काफ़ी जगह होता है। जैसे 4 पर्टिकुलर छावनियों में होता है, 6 सैनिक छावनियों से खैराबाद, जो खेरवाड़ा और ब्यावर को छोड़कर बाकी सभी जगह होता है। आहुआ में होता है। काफ़ी सारे जो राजस्थान के सामंत थे वो क्रांतिकारियों को सपोर्ट करते हैं। कोटा के अंदर विद्रोह होता है, टोंक की सेना भी सपोर्ट में होती है, भरतपुर की सेना भी सपोर्ट, वहाँ की जनता भी सपोर्ट करती है। यानी काफ़ी जगह ये इतना सारा होने के बावजूद भी क्या होता है, राजस्थान के अंदर ये क्रांति सफल नहीं होती। जैसे भारत में नहीं होती वैसे राजस्थान में भी ये क्रांति क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। अब इसकी कुछ जनता के और भी हम प्रमाण देखते हैं। जैसे राजस्थान में इस समय तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना दिखाई दी, किसमें, जनता में बहुत थी। हालांकि राजस्थान की रियासतों के राजाओं ने तो क्या किया, तन मन धन से अंग्रेजों का सहयोग दिया, लेकिन जनता के अंदर विद्रोह की भावना थी। जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा का क्या किया, खुलकर प्रदर्शन किया। इसका प्रदर्शन कहाँ था, जब मेवाड़ के महाराणा से मिलने के लिए कौन जा रहा था, उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था कप्तान सावर्स, ये जा रहा था। तब उदयपुर की जनता ने खुलेआम उसे क्या दी थी, गालियाँ दी थी। इसके अलावा जोधपुर की सेना, जोधपुर की इस सेना को जो नसीराबाद के सैनिक जा रहे थे उसको दमन करने के लिए भेजा था। तो इस सेना ने क्या किया था,
कप्तान जो सदरलैंड है उसके स्मारक पर क्या बरसाए थे, पत्थर बरसाए थे। हालांकि बाद में इस सेना के सैनिकों को मुक्त कर दिया, सेना को भंग कर दिया, जैसा तैसा करके इस बात को इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन इनके अंदर भी क्या था, अंग्रेज विरोधी भावना अवश्य विद्वान थी। फिर कोटा के अंदर देखा जाए तो जन क्रांति हुई थी, और भरतपुर के अंदर भी ऐसा ही, भरतपुर की एक सैन्य टुकड़ी ने भी विद्रोह कर दिया था। और आखिर जो भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर निक्सन, उसको भी क्या करना पड़ा था, भरतपुर छोड़कर जाना पड़ा था। वैसे अलवर के अंदर तो अलवर के महाराजा बने सिंह की क्या हो गई थी, क्रांति के दौरान मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर भी बड़ा क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न हो गया। और टोंक के अंदर, हालांकि टोंक का जो नवाब था वजीरुद्दौला, वो तो अंग्रेज़ों के साथ था, लेकिन उसका जो मामा था उसने क्या कर दिया था, विरोध किया था। और उसका साथ किसने दिया था, टोंक की जनता ने दिया था। तो यदि यहाँ ये जितने भी जगह हमने पढ़ी, यहाँ की जनता की शासकों की नीति के विरुद्ध क्या किया, इन्होंने क्रांतिकारियों को सपोर्ट किया था। विशेषकर इस क्षेत्र के अंदर जो गुर्जर जाति थी, उस गुर्जर जाति ने बहुत ही क्रांतिकारियों का क्या किया था, सपोर्ट किया। फिर भी राजस्थान के अंदर क्रांति असफल हो गई, और इसके कारण हम देखेंगे, क्योंकि आपको इतना सारा बताया। इसके अलावा विभिन्न जो केंद्र थे वो केंद्र भी बताए, और फिर भी राजस्थान के अंदर क्रांति असफल हो गई। क्यों हो गई, इसके कारणों का देखेंगे। तो ये कारण कुछ राष्ट्रीय जो कारण है उनके समानार्थी ही है। तो इसमें हम देखेंगे जो सबसे पहला कारण है नेतृत्व का अभाव। देखो, राजस्थान 19 रियासतों के अंदर विभाजित था। 19 छोटी बड़ी रियासतें थी जो वर्तमान देशों की समान थी। तो अनेक स्थानों पर क्रांति होने के पूर्व विद्रोहियों का कोई सर्वमान्य नेतृत्व नहीं था। यानी इन सभी जितनी भी रियासतें थी, यहाँ पर क्रांति होने पर विद्रोहियों का कोई सर्वमान्य नेता नहीं था जो क्या करे, इन सभी विद्रोहियों को क्या कर सके, एक नेतृत्व प्रदान कर सके, इनकी लीड कर सके, और इनको जो योजनाबद्ध तरीके से क्या कर सके, क्रांति को चला सके। क्यों? क्योंकि सारे क्रांतिकारी देखो विद्रोह करते थे, और विद्रोह करके सिर्फ दिल्ली की ओर भाग जाते थे, दिल्ली चले जाते थे। उनके पास किसी प्रकार की योजना वगैरह, रणनीति वगैरह कुछ भी नहीं थी। राजपूत शासकों ने मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया। देखो, राजस्थान के अंदर जो मेवाड़ की रियासत, उसका बहुत ही महत्व है, प्राचीनता के कारण, उसके गौरव के कारण। तो जब क्रांति की शुरुआत हुई तो राजपूताना के जो 19 रियासतें थी, उनको मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया। अब तो किंतु मेवाड़ के जो महाराणा इस समय कौन थे, स्वरूप सिंह जी थे। स्वरूप सिंह जी ने इस संबंध का सारा पत्र व्यवहार जो क्या कर दिया, अंग्रेजों को सौंप दिया। स्वरूप सिंह की जो हमने क्रांति के समय पढ़ा था आगे, जो बड़ी स्थिति अच्छी नहीं थी उनकी, और सामंतों की पटरी नहीं बैठ रही थी, अंग्रेजों और उसकी भी पटरी नहीं बैठ रही थी। लेकिन बाद में क्या किया इन्होंने, जो अंग्रेजों और इन्होंने देखा कि भाई हम सबका जो मुख्य विद्रोही कौन है, क्रांतिकारी हैं, तो इसी कारण हम लोग को क्या होना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। बाद में वो एक हो गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सारा पत्र व्यवहार अंग्रेजों को सौंप दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, तुरंत इन जो राजाओं से क्या कर लिया, इनको जब इनकी पोल खुल गई तो फिर क्या कर लिया, इनके ऊपर कंट्रोल कर दिया। तो इसके बाद तो, इस घटना के बाद तो राजस्थान के अब जो राजा थे या रियासतों के जो शासक थे, उन्होंने कभी क्रांति की तरफ देखना भी छोड़ दिया, और अंग्रेजों की अधिक से अधिक अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति दिखाने में ये लग गए। इसी कारण क्रांति का दमन करने में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का महत्वपूर्ण सहयोग किया था। मारवाड़ के जो सामंत और सैनिकों ने क्या किया, मुगल बादशाह के नेतृत्व में संघर्ष का प्रयास किया। क्योंकि मारवाड़ के जो भी सामंत थे, जिसके अहुआ के अंदर में पड़ा, वहाँ के सैनिक थे मुगल बादशाह के नेतृत्व में, और इसके लिए मुगल बादशाह की सहायता प्राप्त करने के लिए आगरा की तरफ भी गए थे, है ना। तो वहाँ इनको नेतृत्व स्वीकार करने का प्रयास किया था। लेकिन मुगल बादशाह जो दिल्ली से बाहर है, यानी जो मुगल बादशाह क्या था, दिल्ली से बाहर राजस्थान में नेतृत्व प्रदान नहीं कर सका, और इसी के कारण जो एकजुट होकर के राजस्थान के क्रांतिकारी क्या कर सके, संघर्ष नहीं कर सके। इसी कारण उन्हें असफल होना पड़ा। अगर इसकी जगह राजस्थान के अंदर कोई क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता, जैसे बाद के अंदर जो हम देखते हैं कि जो एरनपुरा के सैनिकों का नेतृत्व खुशहाल सिंह बारठ करते हैं, जब क्रांति की शुरुआत होती है तभी से अगर खुशहाल सिंह बारठ जैसा ऐसा कोई और जो, या तो खुशहाल सिंह सारे राजस्थान में नेतृत्व कर दिया, ऐसा कोई भी और इनमें से लीडर उभर कर सामने आता जो सारी क्रांति में क्या करता, समन्वय करता, इसकी योजना बनाता, तो इसी रणनीति से पूरा काम करते, तो ये क्या होता, सफल होता। सारी जो रणनीति हो, समन्वय हो, जिसके पॉइंट भी हम देखेंगे, वो तभी सफल होते जब क्या हो, एक अच्छा नेतृत्व हो। अब इसका दूसरा कारण देखेंगे। जो दूसरा कारण है वो समन्वय का अभाव, ठीक है, यानी इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था। राजस्थान में क्रांति का प्रस्फुटन यानी शुरुआत अनेक स्थानों पर हुआ, है ना, बहुत सारे स्थानों पर हुए। वो स्थान कहाँ थे, नसीराबाद में हुआ, नीमच में हुआ, अहुआ में हुआ, कोटा में हुआ।
अब देखो क्या था, इतने सारे जगह हुआ लेकिन क्रांतिकारियों के बीच में समन्वय कहीं भी नहीं था। हम देखते हैं कि नसीराबाद के अंदर भी सारे विद्रोह नहीं होते, नसीराबाद और नीमच के अंदर 2 चरणों के अंदर विरोध हुआ, यानी जो पहले विद्रोह वो चले गए, बाद में जो सैनिकों जिन्होंने विद्रोह नहीं किया उन्होंने फिर विद्रोह किया। अगर यही सैनिक एक साथ विद्रोह कर देते और आपस में नसीराबाद और नीमच वाले क्या रखते, समन्वय रखते, आहुआ से रखते, कोटा से रखते, तो इनके बीच में अगर संपर्क और तालमेल रहता तो राजस्थान के अंदर क्रांति क्या हो जाती, सफल हो जाती। और राजस्थान के अंदर अंग्रेजों का केंद्र कौन था, अजमेर था। तो सबसे पहले तो इन क्रांतिकारियों को अजमेर पर अधिकार करना चाहिए, लेकिन ये जैसे नसीराबाद के लोगों ने विद्रोह किया ये दिल्ली की तरफ चल पड़े, नीमच के विद्रोह किया ये भी दिल्ली की तरफ, पीछे खाली हो गया, अंग्रेजों ने फिर अधिकार कर लिया। बच्चे असंतुष्ट लोगों ने नसीराबाद नीचे जो नीमच में दोबारा विद्रोह कर दिया, लेकिन दोबारा अंग्रेजों ने फिर सफल नहीं होने दिया। ऐसी अहुआ के अंदर रहे, लेकिन अहुआ के अंदर रहते हुए भी इन्होंने पहाड़ से बाहरी कोई सपोर्ट नहीं था। तो इसी कारण जब अंग्रेजों की ताकत जब बढ़ गई और इनकी ताकत कितना चलने वाला था, गोला बारूद धीरे धीरे खत्म हो गया। हालांकि बहुत अच्छा नेतृत्व यहाँ ठाकुर खुशहाल सिंह ने दिया था, लेकिन फिर भी समय कोटा के अंदर भी बहुत अच्छा काम किया था क्रांतिकारियों ने, लेकिन उसका क्रांतिकारियों का कोटा तक सीमित, अहुआ का अहुआ तक, नसीराबाद वालों का नसीराबाद वाले जाने, नीमच का नीमच वाले जाने। आपस में किसी से कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय नहीं स्थापित किया, नहीं तालमेल रखा। अगर सभी ये मिलकर के काम करते, समन्वय स्थापित करते तो राजस्थान के अंदर की स्थिति कुछ और होती, और अगर इनको थोड़ी सफलता यहाँ मिलती तो फिर राजस्थान के कुछ रियासतों के शासक भी इनके पक्ष में आ सकते थे। तो यही कारण था कि भारतीयों को क्या मिली, सफलता प्राप्त नहीं होती। अगर समन्वय रखकर ये काम करते तो जरूर इन्हें क्या मिलती, सफलता प्राप्त होती। और ये राजस्थान के अंदर ये क्रांति अगर ऐसे सफल हो जाती तो ये भारतीय स्तर पर भी अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डालती और अंग्रेजों को भारत छोड़कर भी जाना पड़ सकता था। अगला देखेंगे रणनीति का अभाव। अब देखो इनके पास कोई रणनीति ही नहीं थी। अब देखो कोई भी काम जब बिना रणनीति का होगा तो वो कभी सफल नहीं हो सकता, है ना। यानी क्रांतिकारियों के प्रयास जो योजनाबद्ध नहीं थे, जैसा ही विद्रोह किया चले गए दिल्ली की तरफ। अब क्या जाकर क्या करोगे, क्या करना है, कहाँ कौन सी योजना, कहाँ लड़ाई करनी है, अंग्रेजों का दबाव किस तरीके से बढ़ रहा है, उनसे कैसे निपटना है, कैसे रसद की व्यवस्था करनी है, कोई योजना नहीं है इनके पास। अगर फिर हम अंग्रेजों को भगा देंगे तो उसकी जगह कैसे शासन व्यवस्था स्थापित होगी, इसके बारे में कोई इनके पास योजना नहीं थी। विद्रोह के पश्चात तो इनमें बिखराव आता चला गया, आपसी जो मनमुटाव भेदभाव वो भी उभरते चले गए। दूसरी ओर अंग्रेजों ने योजनाबद्ध ढंग से क्रांतिकारियों की शक्ति को नष्ट किया। अंग्रेजों ने पूरी योजना बनाई, योजनाबद्ध तरीके से क्या किया, अपनी सेनाएं भेजी, योजनाबद्ध तरीके से शासकों को संगठित किया, उनके ऊपर दबाव डाला, उनकी सेनाओं की उनकी मदद ली। तो इस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से अंग्रेजों ने काम करके क्या कर दिया, क्रांति को दबा दिया। अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व कुशल सैन्य अधिकारी कर रहे थे, जो अच्छी ढंग से क्या थे, प्रशिक्षित थे और युद्ध के लिए नेतृत्व गुणों वाले थे। और उन्हें एक ही पक्ष से क्या होता था, नेतृत्व से निर्देश मिल रहा था, योग्य नेतृत्व से उन्हें क्या मिल रहा था, निर्देश मिल रहा था। जबकि राजस्थान के जो लोग थे, यहाँ के क्रांतिकारी थे, उनके अंदर ऐसा नहीं था, वो योग्य थे, वीर थे, लेकिन क्या था, कुशल जो सैन्य अधिकारी इनका नेतृत्व करने वाले नहीं थे। उनकी रसद और हथियारों की आपूर्ति संपूर्ण बाहर से हो रही थी, राजपुताना के सारे लोग कर रहे थे, है ना, बाहर से हो रही थी। यहाँ तक कि हथियार उनके जो इंग्लैंड से भी आ रहे थे, जबकि क्रांतिकारी सैनिकों के पास ऐसे साधनों का अभाव था। क्रांतिकारियों के पास वही साधन थे जो उन्होंने एक बार पहली बार विद्रोह के समय उनके हाथ पड़ गए थे। अब उसमें क्या, गोला बारूद थे, कारतूस वगैरह खत्म हो गए, तो नए कारतूस गोला बारूद हो गए, इनको व्यवस्था नहीं हो सकती थी। और सबसे बड़ी चीज़ की थी क्रांतिकारियों की रसद की, रसद आदि की क्रांतिकारियों को व्यवस्था किसी ने, इसका डंका सिस्टम यानी ऐसी कोई रणनीति नहीं स्थापित कर पाएगी। भाई लड़ेंगे तो हमारा रसद की कहाँ से व्यवस्था होगी। आज देख रहे हो किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसानों की कितनी अच्छी रणनीति है, हम पहले ही अपने साथ 6 महीने का राशन लेकर चल रहे हैं। तो क्रांतिकारियों ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया था, सीधा विद्रोह किया और जो हथियार मिले उसके बल पर। तो देखो लड़ना भी ठीक है, लेकिन लड़ा कैसे, जब तक भूखा पेट होगा तब तक क्या होगा, शरीर में बल नहीं रहेगा, बल नहीं रहेगा तो युद्ध कहाँ से होगा। तो ऐसी अगर व्यवस्था करते तो स्थिति कुछ और होती। उदाहरण, कोटा और धौलपुर के शासकों की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों के अतिरिक्त जो करौली और पटियाला से भी क्या दी गई थी, सहायता मिली थी। यानी यहाँ पर कोटा में हुई क्रांति, जो जन क्रांति, धौलपुर का शासक अंग्रेजों का पूरा समर्थक था, लेकिन बाद में ग्वालियर वहाँ से लोग आगे अधिकार कर लिया, इसको धमकियाँ दी गई धौलपुर के शासक को। तो जब इसकी स्थिति असहाय होगी तो इसने मदद मांगी, अंग्रेजों से मांगी, अंग्रेजों ने भेजी। इसके अलावा करौली का जो राजा था मदनपाल, उसने भेजी। पटियाला का जो राजा है ना, पंजाब, उसने सिख बटालियन यहाँ भेज दी, वहाँ से सिख बटालियन और तोहफे यहाँ पर भेज दी। तो इस तरीके से इनके पास में, अंग्रेजों के पास एक अच्छी रणनीति थी। इसके कारण इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से काम किया
और इस काम के कारण क्रांतिकारी क्या होते गए, कमज़ोर होते गए। जबकि क्रांतिकारियों ने ऐसा कोई काम नहीं किया, सीधा बस दिल्ली की ओर भाग चलो, कोई योजना नहीं, कोई काम नहीं। और क्रांति भी अलग अलग समय के अंदर हुई, एक समय में नहीं हुई। अगर एक ही समय में सब जगह विरोध होते तो अंग्रेजों को दबाने में बड़ी मुश्किल होती। और जबकि अलग अलग समय के अंदर हुई तो अंग्रेजों ने योजना बना दी, जहाँ विद्रोह वहाँ दबा दिया, फिर अगले विद्रोह हुआ वहाँ चले गए। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने अपनी रणनीति के द्वारा क्या कर दिया, इस विद्रोह को दबा दिया, जो कि भारतीय ऐसा क्या कर पाए, नहीं कर पाए। अगला है शासकों का असहयोग। क्या है, जो राजस्थान के जो शासक थे उन्होंने क्या किया, क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया। यानी क्या था, राजस्थान के जो शासकों का जो सहयोग है वो नहीं मिलना भी क्या था, इस क्रांति की असफलता का मुख्य कारण का। क्योंकि इस समय राजस्थान में 19 रियासत थी, 19 की 19 रियासतों ने क्या किया, अंग्रेजों का सहयोग किया, तन मन धन से, यानी सैनिक दृष्टि से और रसद आदि सभी तरीके से क्या किया, सहयोग किया। हम देखते हैं कि जोधपुर का महाराजा हो चाहे उदयपुर का महाराजा हो, है ना, उन्होंने क्या कर दी थी, अपनी सेना, संपूर्ण सेना किसको सौंप दी थी, अंग्रेजों को सौंप दी थी। और अपने सैनिकों को निर्देश भी दे दिया कि ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट है उसके निर्णयों को क्या किया जाए, पालन किया जाए। ब्रिटिश लोगों को अपने यहाँ शरण दी। तो सब तरीके से उन्होंने क्या की थी, अंग्रेजों की मदद की। अपने बीकानेर के महाराजा थे, राजस्थान को छोड़कर पंजाब में भी उस समय, है ना, हिसार तक वहाँ पर क्या गए थे, क्रांति का दमन करने के लिए गए थे, अंग्रेजों की मदद की थी, बड़े दूरदर्शी और एडवांस थे। तो इन्होंने ऐसी मदद इन्होंने अंग्रेजों की इसकी जगह अगर ये मदद क्या करते, क्रांतिकारियों को मदद करते, उसको नेतृत्व प्रदान करते, तो स्थिति बहुत उलट होती। अपना राजस्थान के शासक ही अगर ऐसा कर देते सभी 19 की 19 रियासतें, तो भारत से अंग्रेज तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाते। यही नहीं, राजस्थान के अधिकांश शासकों न केवल राजस्थान बल्कि राजस्थान के बाहर भी अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग प्रदान किया। जैसे हमने देखा, किसमें सबसे आपको उदाहरण दिया था, जो बीकानेर का शासक था सरदार सिंह, वो राजस्थान से बाहर भी गया था क्रांति को दबाने के लिए, है ना। और इसके अलावा धौलपुर का, इनको बहुत सारे शासक थे जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया, तन मन धन से अंग्रेजों के साथ गए, है ना। यही नहीं, राजस्थान के अधिकांश जो शासकों न केवल राजस्थान बल्कि राजस्थान के बाहर भी अंग्रेजों का सहयोग दिया। जो मैंने सरदार सिंह का आपको बताया, उन्होंने बाहर भी गए। तो इनके सहयोग के कारण जो स्थानीय शासकों की अदूरदर्शी नीति के कारण उखड़ी हुई ब्रिटिश सत्ता की पुनर्स्थापना में क्या किया था, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगर ये सहायता नहीं करते, लॉर्ड कैनिंग ने, जो उस समय के भारत के गवर्नर जनरल, उन्होंने भी कहा था कि इन देशी राष्ट्रों ने क्या तरंग रोधक का काम किया था, यानी बांध की तरह काम किया था। अगर ये सहायता नहीं देते तो हमारी तो किस्ती ही क्या हो जाती, बह जाती। उसकी जगह देखो डबल फर्क पड़ता। अगर ये अंग्रेजों का सहयोग करने की बजाय अगर क्रांतिकारियों का सहयोग करते तो स्थिति बहुत उलट हो जाती और अंग्रेजों को क्या करना, अंग्रेजों जो सत्ता बिल्कुल जड़ से उखड़ जाती। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना हित देखने के लिए इनके मन में डर बैठ गया। यहाँ तक कि जब क्रांति हुई थी तो क्रांति के लिए इनके पास जब सहयोग के लिए गए थे, तब भी इन्होंने हथियारों के मामले में भी बहुत असमंजस की थी, ताकि क्या करें, ये इनको विचार था कि ये क्रांति करके फिर क्या करेंगे, हमारी सत्ता उखाड़ देंगे। तो इन्होंने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अंग्रेजों का सहयोग किया। अब सत्ता तो इनकी क्या थी, हम जब इनके बारे में विस्तृत देखने बैठते हैं तो इनकी कोई सत्ता इनके हाथ में नहीं, सारी सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। ये तो सिर्फ अंग्रेजों के रबड़ के मोहरे बन करके रह गए थे, अंग्रेज जैसा चाहते थे वैसा प्रयोग, लेकिन ये इसी में खुश थे, क्योंकि इन्हें डर लग रहा था कि क्रांति के बाद में क्या होगा, हमारी स्थिति कैसी होगी, होगा कि नहीं होगा राज। इसी कारण इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग दिया कि जो परिपाटी चल रही है वो चलने दी जाए। तो ये वो सारे कारण थे जिनके कारण, और भी इसके अलावा ये तो कुछ 4 कारण हमने देखे, बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण राजस्थान के अंदर क्रांति की जो असफलता के लिए जिम्मेदार थे। ये तो कुछ उसमें से महत्वपूर्ण थे जिनके बारे में हमने देखा। तो धन्यवाद। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे राजस्थान के अंदर जो स्वतंत्रता संग्राम उसका असफलता हो गई, लेकिन उसके परिणाम क्या थे, उन परिणामों के ऊपर हम दृष्टि डालेंगे। धन्यवाद। स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम। राजस्थान के अंदर जो 1857 की क्रांति हुई थी, अब उसके हम क्या देखेंगे, परिणाम देखेंगे। तो राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के अंदर बड़े पैमाने पर हुई थी, जिसके अंतर्गत सैनिकों ने, संजामाने ने, सामंतों ने, बहुत सारे यानी हर वर्ग ने क्या लिया था, इसमें भाग लिया था। और क्रांति के दौरान कई जगह पर तो अंग्रेजों या राजाओं का शासन भी क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर भी क्या हो गई थी, क्रांति असफल हो गई, यानी लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना भी थी,
तत्कालीन परिस्थितियों से उन्होंने संघर्ष भी किया और फिर भी ये क्या हो गया था, असफल हो गया था। ये किस कारण असफल हुआ था ये तो हम देख चुके हैं पूर्व पार्ट के अंदर इसकी असफलता के कारण। लेकिन हम देखते हैं कि ये भले ही 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, जिससे हम राजस्थान का प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी कह सकते हैं, ये पूर्ण रूप से असफल रहा। लेकिन जो इसके परिणाम यानी जो रिजल्ट निकले ये बड़े ही महत्वपूर्ण थे। यानी इस क्रांति की 1857 की क्रांति के जो परिणाम थे वो क्या थे, दूरगामी थे, यानी बड़े व्यापक और ये क्या हुए थे, स्थायी सिद्ध हुए थे। अब वो क्या हुए थे इसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट इसको क्या करेंगे देखेंगे। इस क्रम जो क्या हुआ, इस क्रांति ने क्या कर दिया, अब ध्यान देना यहाँ पर इसके जो दूरगामी परिणाम थे उसमें देखेंगे तो इस क्रांति ने अंग्रेजों की इस धारणा को निराधार सिद्ध कर दिया। यानी अंग्रेजों की ये धारणा थी कि मुगलों और मराठों की लूट से त्रस्त राजस्थान की जनता ब्रिटिश शासन की क्या है, समर्थक है। जब अंग्रेज यहाँ आए तब उस समय राजस्थान की लगभग सभी रियासतें मराठों की लूट और उनके आतंक से क्या थी, त्रस्त थी। इससे पहले यही समस्या मुगलों से थी। तो जब इन शासकों ने मराठों के आतंक से विशेषकर त्रस्त रह करके अंग्रेजों से संधि के लिए आगे हाथ बढ़ाया था, हालांकि अंग्रेजों ने थोड़ा इसमें क्या दिखाए थे, नखरे दिखाए थे। तो इसी कारण अंग्रेजों को लगा कि इस तरीके से रियासतें हमारे साथ में जितनी संधियों को लेकर उत्सुक थी, तो इससे इनको लग रहा था कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर कोई भी विरोध नहीं होगा जनता का, क्योंकि यहाँ की जनता हमारे शासन से क्या है, संतुष्ट है। लेकिन जब यहाँ भी क्रांति हो गई तो अंग्रेजों की ये धारणा बिल्कुल ही निराधार यानी गलत साबित हुई थी। अब देखते हैं उसके कुछ कारण, पॉइंट वाइज देखते हैं क्या कारण था। जिसमें पहला कारण परिणाम देखते, कारण नहीं तो इसमें पहला ही परिणाम था, देशी राज्यों के प्रति जो नीति है उस नीति में क्या करना था, बदलाव करना था। तो कैसे बदलाव किया इसके बारे में हम देखेंगे। तो राजस्थान के जो शासकों ने क्रांति के प्रभाव को रोकने के लिए किसके जैसा काम किया था, बांध के जैसा काम किया था। यानी इस जो विद्रोह की जो क्रांति के समय बाढ़ आई थी, इस प्रबल बाढ़ को रोका, किसने रोका, इन राजस्थानी नरेशों ने रोका। बाढ़ की जैसे बाढ़ आती बांध किस प्रकार रोकने का काम किया, वैसे इन्होंने काम किया। और जो भयंकर तूफान उठा था उस तूफान का सामना जब करते समय राजस्थानी जो नरेश है वो ब्रिटिश सत्ता के लिए क्या हुए थे, बलवर्धक साबित हुए थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार का क्या बढ़ाया था, बल बढ़ाया था। तो इसके कारण फिर क्या होगा, अब क्या करेगी, अंग्रेज इनको संतुष्ट करेगी। तो जब इन्होंने अंग्रेजों का इतना साथ दिया तो अंग्रेज शासकों ने यह समझ लिया कि भारत में शासन की दृष्टि से राजा उनके लिए क्या उपयोगी। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा राजाओं ने क्या किया, इनके जो विप्लव की जो बाढ़ थी इसके प्रबल प्रभाव को रोकने के लिए बांध की तरह काम किया, और साथ ही इस तूफान का जो सामना करने के लिए ये ब्रिटिश सत्ता के लिए बड़े ही क्या हुए, बलवर्धक साबित हुए थे। तो इसी कारण अब अंग्रेजों ने समझा कि हमें इन राजाओं का क्या करना चाहिए, सहयोग प्राप्त करना चाहिए। तो इसी कारण अब ब्रिटिश जो नीति है उस नीति में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। अंग्रेजों ने महसूस किया शासक हमारे लिए उपयोगी है, तो क्या किया जाए, शासकों को इनको थोड़ा क्या किया जाए, संतुष्ट किया जाए। इस संतुष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, अपनी कुछ नीति है उस नीति के अंदर क्या किया था, बदलाव किया था। वो बदलाव किया था, अब शासकों को संतुष्ट करने के लिए गोद निषेध का सिद्धांत क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, जो भारतीय जो राज्य हैं उन राज्यों को क्या किया था, हड़पने के लिए इस गोद निषेध सिद्धांत को लाया था, जिसके अंदर निसंतान राजाओं को क्या थी, गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि इसकी 3 कैटेगरी थी जिसके बारे में मैंने अध्याय संख्या जो 5 में डिस्कस किया था। अगर उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो वहाँ जाकर के आप देख लीजिए। तो इसके कारण अंग्रेजों को क्या था, अब निसंतान होने पर उनका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता था, उन्हें संतान लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो अंग्रेजों ने अब देखा कि राजा बड़े सहयोगी, तो इस सिद्धांत का ही राजाओं ने विरोध किया। जिन जिन राजाओं जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है आदि, जो भी बेगम हजरत महल थी जिसने कुशासन के कारण, ऐसे अधिकतर राजाओं ने क्या किया था, इसी नीति के कारण विरोध किया था। तो अंग्रेजों ने देखा कि हम क्या करें, इसको समाप्त कर दें और इससे क्या हो जाएंगे, राजा लोग संतुष्ट हो जाएंगे और ये हमारा क्या करेंगे, सेव करेंगे। यानी अंग्रेजों ने ये निश्चय किया कि देसी जो राजाओं का शासन है उसको सिर स्थायी रूप से क्या किया जाए, बनाए रखा जाए। और ये तभी संभव है जब क्या हो, इनको यानी इनके जब राजाओं के अगर निसंतान होंगे
तो उन्हें अपने उत्तराधिकारी क्या करेंगे, गोद लेने का अधिकार होगा। तो अंग्रेजों ने यह अधिकार दे दिया। तो इससे राजा लोग तो बड़े खुश हुए, लेकिन उन्होंने इसकी जो अन्य शर्तें थी वो शर्तों को उन्होंने नहीं देखा था। अन्य शर्तें क्या थी कि ये इनको अधिकार तभी मिलेगा जब ये राज्य क्या करेंगे, ब्रिटिश जो ताज के प्रति राजभक्त रहेंगे और भारत में जो अंग्रेजी राज्य के प्रति जो भी संधि या समझौते उनके साथ में किए गए हैं उनका उन कर्तव्यों का क्या करेंगे, अपना पालन करेंगे। तब तक ही इनके राज्यों को क्या किया जाएगा, अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। अब अंग्रेजों ने इनको डायरेक्ट विलय नहीं करके दूसरे तरीके से इन राज्यों का प्रशासन अपने हाथ में लेने का क्या किया था, प्रारंभ किया। और वस्तुत रूप से अब शासक वहाँ के शासक थे ही नहीं, ऐसा हो गया, क्योंकि उनके हाथ में अब किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं थी। सारी शक्ति वहाँ जो नियुक्त अंग्रेजी जो एजेंट था उसके मामले में थी, और वही वास्तविक क्या थे, प्रशासक बन गए थे। अब दूसरी तरीके से क्या किया गया, इन राजाओं को और भी अंग्रेजों का भक्त बनाने के लिए क्या किया गया, राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा का क्या किया जाने लगा, प्रबंध किया जाने लगा, ताकि क्या हो, राजा को जन सामान्य से काट दिया जाए, है ना, जनता से इनका कोई जुड़ाव नहीं रहे और वो अंग्रेजों के क्या बन जाए, भक्त बन जाए, और उनकी नीतियों के क्या बन जाए, समर्थक बन जाए। जो ऊपर मैंने बताया कि इन्होंने क्या किया, इन देशी राज्यों को जब सिर स्थायी रखने का, तो उसमें ये भी शामिल था कि इनको अंग्रेजी शिक्षा देकर के इनको अंग्रेजी राज का समर्थक बना दिया जाए, यानी मानसिक रूप से अंग्रेजों का क्या बना दिया जाए, गुलाम बना दिया जाए, और जन सामान्य से इनको क्या किया जाए, काट दिया जाए। तो जनता और इनका संपर्क नहीं रहे, तो इसी कारण क्या करेंगे, हम अपना शासन चलाएंगे, इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, और फिर क्या करेंगे, इन राजाओं को एक सिर्फ रबड़ की मोहर की तरह क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो वही किया इन्होंने आगे चल करके। इनकी सेवाओं के लिए इन्हें पुरस्कार और उपाधियां दी गई थी। अब जब राजा लोगों ने इनकी बड़ी मदद की थी अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने क्या किया भाई, राजाओं को सम्मानित किया था, विभिन्न प्रकार की इनको क्या की थी, उपाधियां दी थी विभिन्न प्रकार के। इसके लिए क्या किए गए थे, अंग्रेजों ने विभिन्न दरबार लगाए, और दरबार लगा करके समय समय पर इनको विभिन्न प्रकार की किताब दिए गए, इनको पुरस्कार दिए गए, इनको विभिन्न उपाधियां दी गई। सितार ए हिंद, स्टार ऑफ इंडिया जैसी उपाधियां ही बाद में ही शुरू की गई थी, क्योंकि इन्होंने देखा कि राजा लोगों को केवल क्या है, सम्मान की पड़ी, तो इन्होंने ऊपरी तरीके से राजाओं को सम्मान किया। और ये किया किसके लिए, इन्होंने जो क्रांति के समय अंग्रेजों की सेवा की थी, उनकी सहायता की थी, उसके उपलक्ष्य में, ताकि उनमें ब्रिटिश ताज के प्रति इसके अलावा पश्चिमी आस्था में भी क्या की जा सके, वृद्धि की जा सके। इसके लिए बहुत सारे इन्होंने तरीके अपनाए, जिसके अंदर क्या था, इन्होंने इन राजाओं के तोहफों की संख्या को मुख्य आधार बनाया था। जिसने ब्रिटिश सरकार के बच्चे अच्छी राजभक्ति रखता था उसकी तोहफों की संख्या बढ़ा दी जाती थी, यानी जिससे ब्रिटिश सरकार खुश होती थी, और जिससे खुश नहीं होती थी उसके तोहफों की संख्या घटा दी जाती थी। इसके अलावा जो वायसराय का जो दरबार होता था, उस दरबार के अंदर भी इनके जो बैठने का क्रम है वो क्रम भी उस हिसाब से निर्धारित किया जाता था। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने क्या किया, इनको ब्रिटिश जो राज है उसका राजभक्त बनाने का क्या किया था, कार्य किया था। अगला जो कारण देखते है ना, इसका अगला पॉइंट देखते हैं, स्वतंत्रता जो संग्राम में इसके क्या परिणाम लिखते। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है सामंतों की शक्ति को क्या करना था, नष्ट करना था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। यानी विद्रोह काल के अंदर सामंत वर्ग ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, तो अब क्या हुआ, अब अंग्रेजों ने इनके ऊपर विश्वास करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। फलत विद्रोह समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को क्या करना, समाप्त करने की क्या की नीति अपनाई। अब इनकी शक्ति को क्या किया, अंग्रेज चाहते थे इन सामंतों को खत्म कर दो, क्योंकि सामंतों ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खुला प्रदर्शन किया था, है ना। तो अब ब्रिटिश ने क्या किया, इनकी शक्ति को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाए, कुचल दिया जाए। तो ऐसा ही ब्रिटिश सरकार की तरफ से किया गया कि इनको सारी तरीके से इनकी शक्तियां कुचलने के लिए अब क्या क्या किया गया वो तो अब हम आगे देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, सामंतों द्वारा दी जाने वाली सैनिक सेवा के बदले नगद राशि ली जाने लगी, है ना। पहले क्या करते थे, सामंतों से नकद राशि के बदले नहीं ली जाती थी, और उसकी जगह क्या ली जाती थी, उसकी जगह उनसे क्या थी, सैनिक सेवा ली जाती थी आदि थी। तो इसके बाद अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इनको सिर्फ और सिर्फ इनसे क्या कह दिया कि आपसे हम सिर्फ सैनिक सेवा ही लेंगे, सॉरी अपने सिर्फ सैनिक सेवा नहीं लेंगे, अब हम आपसे सिर्फ क्या करेंगे, नकद पैसे ही हमें देने पड़ेंगे, सैनिक सेवा नहीं जरूरत है। तो अब इससे क्या परिवर्तन हुआ, फलत सामंतों को अपनी सेनाएं भंग करनी पड़ी, क्योंकि जब नकद राशि ली जाने लगी तो अब बड़े बड़े जो सैनिक दस्त हैं वो नहीं रख पाएंगे,
क्योंकि अधिकतर जो पैसा है वो राज्य की तरफ जाने लगा। और पहले तो जब सेना थी, राज्य को जरूरत पड़ती थी तो उस सेना का खर्च भी मिल जाता था और नकद पैसा भी नहीं देना पड़ता था। तो इस कारण अब इनको क्या करनी पड़ी, अपनी सेनाएं भंग करनी पड़ी थी। तो इससे सामंतों का क्या हो गया, प्रभाव समाप्त हो गया, क्योंकि जनता के प्रति भी अब क्या हो गए, सख्त बन गए। तो जनता और इनके जो सौहार्दपूर्ण संबंध है वो संबंध भी अब क्या होने लगे, बिगड़ने लग गए थे। इसके अलावा भी जो अंग्रेजों ने सामंतों की शक्ति नष्ट करने के लिए क्या किया कि अगर सामंतों का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, वो राजाओं की जगह इन पर नियम लागू कर दिया। तो उन्होंने अपने कृपा पात्र व्यक्तियों को वहां बिठाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो इस क्षेत्र में क्या हुए, सफल नहीं हुए, तो उन्होंने क्या किया, सामंतों के अधिकार और विशेषाधिकारों को समाप्त करना प्रारंभ कर दिया था। अब तो इसमें सबसे पहले इसके क्या किया, न्यायिक जो अधिकार उन पर क्या किया, प्रहार किया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सामंतों से न्यायालय शुल्क क्या किया जाने लगा, लिया जाने लगा। अब देखो इससे पहले क्या होता था, सामंतों को छूट थी न्यायिक अधिकार के अंदर सामंतों से, अगर क्योंकि कई सारे जो सामंत हैं वो क्या करते थे, जो राज्यों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो केस थे वो केस चलाया करते थे। केस के अंदर जो स्टाफ शुल्क लगता था, जो न्यायालय शुल्क लगता था, उनसे क्या थी, सामंतों को छूट प्राप्त थी। लेकिन अंग्रेजों ने ये अब छूट क्या कर दी, समाप्त कर दी। तो अब इनको भी जन सामान्य के साथ खड़ा कर दिया गया, क्योंकि इनको भी जन सामान्य की तरफ न्यायालय शुल्क देना पड़ता था। इस विशेषाधिकार को समाप्त करके सामंतों का क्या किया गया, प्रभाव कम किया गया, उनके न्यायिक जो अधिकार है वो छीन लिए गए। इसके अलावा जो क्या करते थे, सामंत जो न्याय किया करते थे अपनी जो जागीर के अंदर, तो अंग्रेजों ने इनके प्रशासन में हस्तक्षेप करके इनके न्यायिक अधिकारों को क्या कर दिया, अब खत्म कर दिया। इनसे ले लिया कि अब आप कोई न्याय नहीं करोगे। न्याय के लिए जो अंग्रेजों द्वारा राज्य की तरफ से, जो अंग्रेज समर्थित राज्य की तरफ जो स्थापित है, उनके द्वारा ही क्या किए जाएंगे, न्याय किए जाएंगे। इनके साथ समझौते किए गए और समझौते के द्वारा इनके ये अधिकार खत्म कर दिए गए। कुछ ऐसे सामंत भी थे जो खुद के सिक्के भी चलाते थे, उनकी टकसालें भी बंद कर दी, बहुत सारा किया। पहले जब बड़े सामंत जाते थे, वायसराय खड़े होकर नजराना लेता था, तो वो भी अब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये वो काफ़ी सारी बातें थी जिनके कारण सामंतों के अधिकार को क्या किया गया, समाप्त। उनका राहदारी शुल्क भी की जो वसूली का अधिकार भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जब पहले सामंत के राज्य से कोई व्यापारिक कारवा आदि कोई गुजरता था तो उसकी सुरक्षा के नाम पर ये क्या लिया करते थे, टैक्स लिया करते थे। अब ऐसा टैक्स समाप्त कर दिया। उन कारवाओं को अंग्रेजों ने कह दिया अब आपको प्रोटेक्शन हम देंगे, आपकी सुरक्षा क्या करेंगे, हम देंगे, और आपके साथ में कोई अगर इस प्रकार की गतिविधि करता है तो उसकी आपकी रक्षा हम करेंगे। तो इससे क्या हो गया, इन सामंतों का प्रभाव और भी कम हो गया। ऐसे कानून बनाए गए जिनसे उनके जो व्यापारी वर्ग अपना ऋण न्यायालय के द्वारा क्या कर सके, वसूल सके। यानी इससे पहले जब कोई पैसे से संबंधित जब समस्याएं होती थी तो वैसे वर्ग क्या आता था, इन सामंतों के पास, इनके पास बड़ी न्यायिक शक्तियां होती थी। अब इनका राहदारी शुल्क और भी कोई पैसे से संबंधित जो काम होता था तो उसमें वैश्य वर्ग को क्या की गई थी, अब प्रधानता दी गई। यानी वैश्य वर्ग को उस पर क्या दिया गया, सर्वोच्च अधिकार दिया गया। तो इससे क्या हो गया, अब इनका प्रभाव क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। इस नीति के फलस्वरूप व्यापारी वर्ग और जनता पर सामंतों का क्या हो गया, प्रभाव समाप्त होने लगा। क्यों, क्योंकि अब कोई पैसे से लेन देन से संबंधित कोई अगर समस्या है तो क्या जाना पड़ेगा, न्यायालय में जाना पड़ेगा, जहां पर अंग्रेज अक्सर क्या करते थे, इस व्यापारी वर्ग यानी वैश्य वर्ग का क्या करते थे, समर्थन करते थे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो देखेंगे कि जो नौकरशाही है उसके अंदर क्या किया गया बदलाव, उसको बदलाव को देखेंगे। तो सभी राज्यों के प्रशासन में जो महत्वपूर्ण पद है उन पर पहले क्या था, सामंतों का अधिकार था, सारे महत्वपूर्ण पद। तो अंग्रेजों ने देखा कि क्रांति के समय सामंतों ने उनके विरुद्ध खुलकर के विद्रोह किया, तो अब अंग्रेजों ने क्या किया, राज प्रबंध के मामले में क्या किया, सामंतों के जो अधिकार है उनको समाप्त करने का प्रयास किया। तो इसके लिए क्या किया अंग्रेजों ने, है ना, क्रांति के बाद सभी शासकों और क्या किया, है ना, क्रांति के जो बाद में, ये ध्यान से पढ़ना, क्रांति के बाद सभी शासकों ने सामंतों को शक्तिहित करने और प्रशासन पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए क्या किया, नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी स्वामी भक्त व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान की, जिसके फलस्वरूप राजभक्त अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग का क्या हुआ था, विकास हुआ था। तो देखो अब अंग्रेजों ने इसमें ये किया कि अंग्रेजों ने जब देखा कि विरोधी उसके सामंत थे, कई सारे शासकों के भी सामंतों से नहीं बनती थी और अंग्रेजी दबाव के कारण
इन्होंने क्या किया, नौकरशाही के जो पद सामंतों के पास थे वहाँ से अब सामंतों को हटा दिया और उसकी तरफ जो मध्यम वर्ग था, जो क्या था, शिक्षा प्राप्त वर्ग था और अनुभवी था, यानी इन राज्यों से संबंधित नहीं था, वो बाहर के ब्रिटिश प्रांतों के वो लोग थे, उन अधिकारियों को वेतन के ऊपर ला करके इन राज्यों के अंदर क्या किया गया, नियुक्त किया जाने लगा। जो स्वामी भक्त किसके प्रति थे, सिर्फ ब्रिटिश शासन के प्रति स्वामी भक्त थे, उनका उन राज्यों से कोई लगाव नहीं था और इस कारण राज्यों के अंदर जो है क्या भ्रष्टाचार बढ़ा, राज्यों के अंदर अव्यवस्था बढ़ गई थी बहुत सारी। लेकिन अब इस कुशासन को रोकने वाला कौन था, है ना, क्योंकि अंग्रेज खुद ही क्या कर रहे थे, अपनी धन प्राप्ति के लिए ऐसे वर्ग को संरक्षण करें। इससे परिणाम ये निकला कि अंग्रेजों को राजभक्त एक नौकरशाही प्राप्त हुई, यानी एक अब अलग से नई नौकरशाही आ गई। पहले जो सामंत वर्ग थे इस नौकरशाही में, अब उसकी जगह ब्रिटिश जो स्वामी भक्त है, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त और अनुभवी जो व्यक्ति थे वो इसमें आ गए और जो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश शासन का हित चाहते थे और ब्रिटिश के शासन के साथ साथ वो अपना निजी स्वार्थ देखते थे। तो वो न तो राज्य के प्रति जिम्मेदार थे, न ही जनता के प्रति, वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के प्रति जिम्मेदार थे। तो इसमें राज्य में कुशासन बड़े पैमाने पर क्या हुआ, बढ़ने लगा, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा था। तो ये वो महत्वपूर्ण कारण थे जिसमें नौकरशाही के अंदर परिवर्तन करने से और इसी नौकरशाही में बदलाव से सामंतों की स्थिति भी बड़ी घट गई। अब सामंतों के अंदर क्या करते, ये दो नौकरशाही प्राप्त वर्ग ये क्या करने, ये भी आधिपत्य स्थापित करने लगे। तो इससे सामंतों का जो अस्तित्व है वो सर्वथा क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। इनकी पद मर्यादा आदि अब कुछ भी नहीं रही थी, क्योंकि जिन परंपरागत शासन व्यवस्था में इनका प्रभाव था खत्म कर दिया। वहाँ जो अंग्रेजों ने अपनी जो क्या की थी, सहायता प्राप्त जो लोग थे उनको यहाँ ला करके क्या कर दिया था, नियुक्त कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अब सामंतों का प्रभाव समाप्त। अगली जो हम पॉइंट देखेंगे वो क्या है, यातायात के साधन। ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण था। जब क्रांति हुई थी तो क्रांति के समय अंग्रेजों ने क्या दिया, संघर्ष के समय अंग्रेजों की जो सेना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में उनको बड़ी कठिनाई हुई। चाहे वो नसीराबाद हो, चाहे नीमच हो, इन सभी क्षेत्रों पर जब विरोध हुआ तो अंग्रेजों को या नसीराबाद और नीमच में सेना भेजने के लिए कठिनाई, क्योंकि इनको जोड़ने वाली उस समय सड़कें नहीं थी। तो विद्रोह के पश्चात यानी बाद में सैनिक और व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए यातायात के साधनों का क्या किया गया, विकास दो तरीके से किया गया। एक तो सैनिक, यानी अब इनको क्या किया, सभी छावनियों को आपस में जोड़ दिया जाए सड़क के द्वारा, ताकि अब जरूरत पड़ने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय के अंदर जल्दी सेना भेजी जा सके। इसके अलावा अब क्या किया जाए, जो अंग्रेजी माल है, अंग्रेजी फैक्ट्रियों में तैयार माल है, वो आंतरिक भागों तक क्या किया जाए, पहुंचाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो लाभ था वो आर्थिक लाभ था। तो इसी कारण नसीराबाद, नीमच और देवली को अजमेर और आगरा से सड़क के द्वारा क्या कर दिया, जोड़ दिया गया। बाद में इनको डीसा तक जोड़ दिया गया। डीसा, सिरोही, किशनगढ़, जोधपुर, भरतपुर आदि सभी से क्या कर दिया गया, इनको जयपुर आदि से इनको आपस में जोड़ दिया गया था। चित्तौड़ वगैरह सबको क्या किया, बहुत बड़े पैमाने पर अब क्या किया गया, यहाँ सड़कों का निर्माण करवाया गया। अब बाद में महत्वपूर्ण क्या किया गया, अंग्रेजों ने रेल कंपनियों को भी प्रोत्साहन दिया कि वो रेल का मार्गों का क्या करें, निर्माण करें। राजस्थान के अंदर रेल मार्गों के निर्माण को लेकर के क्या किया गया, इन कंपनियों को प्रोत्साहन दिया गया और 19वीं सदी के अंत तक लगभग 1350 मील लंबा रेल मार्ग यहाँ पर क्या किया गया, तैयार किया गया था। और अंग्रेज सरकार ने देशी राज्यों पर भी सड़कों और रेल मार्गों के निर्माण हेतु क्या डाला, दबाव डाला, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, यातायात के साधनों का तो त्वरित विकास हुआ। लेकिन इसके दूसरे जो परिणाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि रेल मार्गों के खुल जाने से जो जागीरदारों का क्या था, अपने व्यापारियों पर जब थोड़ा बहुत जो प्रभाव रह भी गया था वो भी क्या हो गया, अब समाप्त हो गया था, है ना। और अब क्या हुआ था, आर्थिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण इसका क्या हुआ था, प्रभाव पड़ा था। अब इस जब रेल मार्ग के निर्माण के समय किसानों और जागीरदारों ने इसके निर्माण का भी विरोध किया, क्योंकि किसानों की जमीन बड़े पैमाने पर उनसे छीन ली गई थी, उनके जमीनों के टुकड़े हो गए थे। और अब जो महत्वपूर्ण पल था कि इस साधन बनने के बाद बाजारों के अंदर विदेशी माल बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आने लगा था। तो इससे अंग्रेजी माल अंदरूनी भागों में बढ़ने लगा, तो जिससे क्या हुआ, स्थानीय उद्योग धंधे क्या हो गए, नष्ट होने लगे और जनता के अंदर गरीबी और बेकारी बढ़ने लगी। और इसी से क्या हुआ, सामंतों का भी क्या हुआ, आधिपत्य समाप्त, क्योंकि इस व्यापार के कारण जो पुराने व्यापारिक मार्ग है, जो पुरानी समृद्ध जो बस्तियां थी जिनसे थोड़ा बहुत टैक्स वगैरह इनको प्राप्त होता था, वो भी अब क्या हो गई, समाप्त हो गई। उसकी जगह अंग्रेजी माल का आधिपत्य आ गया। तो आर्थिक जीवन में इसने क्या कर दिया, इस यातायात के साधनों ने बड़ा ही बदलाव कर दिया था।
अंतिम जो हमारा पॉइंट है वो सामाजिक परिवर्तन को देखेंगे। तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का क्या किया था, विस्तार किया था। हमने देखे अंग्रेजी शिक्षा का क्या किया था, भारत के अंदर विस्तार किया था, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारतीयों को मानसिक रूप से क्या बना दिया जाए, गुलाम। तो वैसे राजस्थान के अंदर भी बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं जिनकी स्थापना करके अंग्रेजी शिक्षा को क्या दिया गया था, बढ़ावा दिया गया था। और अंग्रेजों ने प्रारंभ में कहा था कि शासक वर्ग को प्रारंभ में क्या किया जाए, उनका अंग्रेजों का राजभक्त बनाया जाए, इनको शिक्षा प्राप्त दी जाए। तो दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा का महत्व बढ़ जाने के फलस्वरूप मध्यम वर्ग का विकास हुआ। तो हमने ऊपर देखा, जिसने क्या किया, नौकरशाही के सारे अधिकार जो क्या किए थे, अब उस वर्ग के अंतर्गत आ गए थे। यानी क्या हुआ था कि आधुनिक शिक्षा के जो प्रचार से जो नया मध्यम वर्ग सामने आया, तो अब उसको क्या किया जाना, प्रशासनिक सेवाओं के अंदर उस मध्यम वर्ग से नियुक्ति की जाने लगी, जिससे क्या हुआ, सभी राज्यों के अंदर क्या किया गया, अंग्रेजों ने इस नए नियमों को क्रियान्वित किया था। अब क्रियान्वित करने का क्या प्रभाव पड़ा, वो अभी हम क्या करेंगे, इसमें आगे देखेंगे, क्योंकि अब अंग्रेजों को एक अपना निष्ठावान वर्ग प्राप्त हो गया था। इस वर्ग ने अंग्रेजी जो शिक्षा है वो लेकर के प्रशासन और अन्य महत्वपूर्ण पदों में अपना क्या किया था, योगदान प्रदान किया था। अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक स्वार्थों के कारण वैश्य वर्ग को क्या किया था, संरक्षण दिया, और कालांतर के अंदर ब्राह्मण और राजपूत वर्ग का क्या होता गया, प्रभाव समाप्त हो गया। अब देखो अंग्रेजों ने किया, अंग्रेजों को जब सबसे बड़ी समस्या इसमें थी राजपूतों और ब्राह्मणों के अंदर, जिनको पहले के समय में काफी सारे विशेष अधिकार मिले हुए थे, जैसे सामंतों में, तो सामंत और नौकरशाही में अधिकतर राजपूत थे। इसके अलावा जो ब्राह्मण जो समाज में विशिष्ट स्थिति थी, और ये अंग्रेजों ने देखा कि क्रांति के समय ये भड़काने का काम करने वाले भी यही लोग थे। तो अब जो नया मध्यम वर्ग बना था, उस मध्यम वर्ग को प्रशासन के अंदर नियुक्त किया जाने लगा, और अंग्रेजों ने ऐसे नियम बनाए जिनसे इन राजपूतों और ब्राह्मणों का क्या हो गया, प्रभाव कम हो गया। अब अंग्रेजों ने शुरुआत से क्या किया, वैश्यों का सहयोग और वैश्य जो वर्ग थे उनका सहयोग और क्या की थी, निष्ठा प्राप्त करने का प्रयास किया था। किसके लिए किया था, अपने व्यापारिक स्वार्थों के लिए। क्या स्वार्थ था अंग्रेजों का, व्यापारिक स्वार्थ। अंग्रेजों को क्या करना था, अपना तैयार माल बेचने के लिए और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए थोक व्यापारी और दलालों की आवश्यकता थी, और वो पूर्ति कौन करता था, वैश्य वर्ग करता था। इसी कारण अंग्रेजों ने इनकी क्या की थी, सपोर्ट। साथ में वैश्य वर्ग भी अपने जो निजी स्वार्थों के लिए, अपने हितों के लिए अंग्रेजों से क्या हो गया, छिप गया, उसके साथ में उनका समर्थन किया था। तो इसी कारण अंग्रेजों ने क्या किया, इनको संरक्षण दिया। तो अंग्रेजों ने जो विद्रोह के बाद में ऐसे नियम बनाए, जो चाहे धन संपत्ति लेन देन ऋण संबंधी जो थे, ऐसे नियम आदि जो लागू किए, जिनसे क्या हो, वैसे समुदाय को बड़ी क्या मिलती हो, मदद मिलती हो। आखिर लेकिन अंग्रेजों का मुख्य लक्ष्य क्या था, अंग्रेजों का लक्ष्य ये था कि अब इसके माध्यम से वो क्या करे, सामंतों की शक्ति को कुचल दे, राजपूतों और ब्राह्मणों के प्रभाव को खत्म कर दे, और उसकी जगह वैश्यों का क्या करे, प्रभाव स्थापित करे, जो क्या करते थे, अंग्रेजों को भी क्या करते थे, बड़ा लाभ प्राप्त करते थे, है ना। तो इस कारण जो ब्रिटिश नियंत्रण अब विद्रोह के 1857 की क्रांति के बाद हुआ था, उसमें सबसे अगर ज्यादा किसी वर्ग को लाभ मिला तो वो इसी वैश्य वर्ग को लाभ मिला, और इसकी जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति है वो समाज में अब क्या होने लगी, बढ़ने लगी, और आगे चल करके ये अग्रणी बन गए थे समाज के अंदर। इसके अलावा अंग्रेजों ने शिक्षा के लिए मेयो कॉलेज के माध्यम से राज परिवारों को पाश्चात्य विचारों और विलासिता के अंदर डाला। हमने केसरी सिंह बारट के बारे में देखा, इसीलिए केसरी सिंह बारट ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। यानी अंग्रेजों ने क्या किया, जनता से इन जो राज परिवारों को काटने के लिए इस तरीके की कॉलेजों की स्थापना की थी, ताकि वो क्या करें, जनता से बिल्कुल ही कट जाए और जनहितकारी कार्यों पर ध्यान देना ही छोड़ दें, और वो क्या बन जाए, जनता के शोषक बन जाए, और अंग्रेजों के बड़े क्या बन जाए, समर्थक बन जाए, उनके हों में हों। इसके अलावा उन्हें विलासिता के अंदर ढाल दिया, ताकि विलासिता के कारण वो अंग्रेजों का सहयोग करते रहे और जनता का क्या करते रहे, शोषण करते रहे। तो बाद में ऐसा ही बन गया, जिससे इन शासकों का क्या हो गया, नैतिक पतन हो गया था। यानी इनकी क्या थी, जो भावी नरेश कह सकते हैं, जो आगे आने बनने वाले नरेश थे, चाहे जागीरदार थे, उनकी इस ये पाश्चात्य विचारों या कह सकते हैं ये इस जो विधा बुद्धि से उनकी शैली है, रहन सहन है, उनका जो आचार विचार है वो बदल गए, और इन्होंने भी क्या किया, अपने को अंग्रेज बनाने का प्रयास किया। सर्वथा रूप से इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों को, और इनके विचार ही ऐसे थे कि इन्होंने अंग्रेजों में अटल विश्वास, ब्रिटिश ताज के प्रति अगाध जो शक्ति है और जो असीम श्रद्धा है, उस श्रद्धा को इन्होंने क्या किया था, इसके माध्यम से भरना प्रारंभ कर दिया। तो इसका रिजल्ट भी दिखने लग गया। अंग्रेज प्रत्येक ठिकानेदार से निश्चित कर और सैन्य खर्च भी वसूलते थे।
है ना। तो देखो क्या करते थे, अंग्रेज प्रत्येक से निश्चित मात्रा में वसूल किया करते थे टैक्स। अब पहले क्या होता था, पहले पूर्व में यानी पहले अकाल आदि के समय ये क्या किया जाता था, कर वगैरह माफ कर दिया जाता था, है ना। अकाल वगैरह पड़ता था तो उस स्थिति में क्या करते थे, ये ठिकानेदार वगैरह कर माफ कर देते थे या राजा माफ कर देता था, तो जनता को राहत मिलती थी। लेकिन अब ये अंग्रेजों ने कह दिया अब कोई माफ नहीं होगा, चाहे अकाल आओ, चाहे फ्लड आओ, चाहे तूफान गिरो, ओले गिरो, कुछ भी गिरो, अब आपको क्या करना पड़ेगा, हर साल निश्चित टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे क्या हो गए, ठिकानेदार भी क्या हो गए, जनता के प्रति सख्त हो गए और उन्होंने क्या कर दिया, जनता के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। तो ये इतना बड़ा क्या हुआ था बदलाव अंग्रेजों ने कर दिया। और अंग्रेजों को लग रहा था कि आपस में लड़े, हम क्यों लड़े, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, और टैक्स ये ला करके दें। और इनको कह दिया कि आप टैक्स नहीं दे लोगे, आपको हटा दिया जाएगा और दूसरे को क्या किया जाएगा, ठिकानेदार बना दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब क्या हुआ, जनता के ऊपर कर वसूली का इन्होंने किसके माध्यम से दबाव बनाया, इन ठिकानेदारों के माध्यम से। तो इस पद्धति ने क्या कर दिया, जनता की तो बिल्कुल ही कमर तोड़ दी थी, यानी जनता के अंदर गरीबी बेकारी में बहुत बड़ी वृद्धि हुई। कई सारे लोग तो इससे ऐसे हो गए कि भूखे ही मरने लग गए थे। तो ये वो थी जो राजस्थान की परिस्थितियों के अंदर हमने देखा 1857 की जो क्रांति थी उसमें क्या बदलाव आए थे। यानी अब सबके जो, चाहे वो नरेश थे या राजा, नरेश या राजा, जागीरदार, जन सामान्य, सबके संबंध आपस में बदलते गए। और राजस्थान के ये राजा लोग राजनीतिक व्यवस्था के अंदर अंग्रेजों से ऐसे बंधते गए कि फिर उनके जाल से ये कभी भी बाहर निकल कर नहीं आ पाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए नया नया और भी प्रयास करते रहें। धन्यवाद।